आप लोगों को मैं 2 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा, जो पहला पेपर 1 में पहला जो यूनिट रहेगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, और दूसरा जो टॉपिक रहेगा जो हमारा पेपर 1 में यूनिट 2 रिसर्च। ठीक है, तो 2 यूनिट मैं कवर करवाने वाला हूँ आप लोगों को। तो आज की जो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की पहली क्लास रहेगी। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट होने के बाद, यानी पहला यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम दूसरे यूनिट पर जाएंगे, रिसर्च पर। तो पहला जो टीचिंग एप्टीट्यूड में से हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो कितने क्वेश्चन आते हैं हमारे एनटीए एग्जाम में, है ना, जिस नेट में। तो क्वेश्चन आते हैं 5, और एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहता है, यानी 10 टोटल। ओके, सभी को पता है 10 मार्क का होता है। एक यूनिट 10 मार्क से आता है, एक यूनिट से 10 मार्क आते हैं। ठीक है, यानी 5 क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे जो 5 क्वेश्चन हम कवर करेंगे इसमें जो कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोगों को पढ़ाएंगे, उसके बाद हम उसके साथ ही हम एमसीक्यू भी कवर करवाएंगे। ओके, तो हमारे जो 5 क्वेश्चन है वो यहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड में से कवर हो जाएंगे। जो हमारा जो दूसरा यूनिट रहेगा, दूसरा यूनिट में जो हम रिसर्च पढ़ाएंगे तो उसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो वो भी कवर करवाएंगे। ठीक है, यानी टोटल 10 क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोग के। 10 क्वेश्चन 20 मार्क का हो जाएगा। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसी को लेकर आएंगे, और आपको जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वही चीज पढ़ाएंगे। ओके ना, ठीक है, कोई छूटेगा नहीं आप लोगों का। तो अभी टॉपिक पर आते हैं। सबका आवाज बराबर से आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो पेपर 1 में यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शिक्षण अभिवृत्ति। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है हमारा? सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है चीजों को। तो पहले सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है वो शिक्षण की अवधारणा, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, शिक्षण का स्तर। शिक्षण के स्तर में हमें 3 चीजें पढ़ना है। 3 स्तर बताए गए: स्मरण शक्ति यानी मेमोरी स्तर, समझ यानी अंडरस्टैंडिंग, और विचारात्मक यानी रिफ्लेक्टिव। और विशेषताएं और मूलभूत अपेक्षाएं, इनकी जो शिक्षण की विशेषता पढ़ना है हमें, और मूलभूत अपेक्षाएं क्या है वो देखना है। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। टीचिंग में टीचिंग कंसेप्ट, फिर ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य, लेवल ऑफ टीचिंग में बताया गया है मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। ये 3 टीचिंग के स्तर हमें पढ़ना है। ओके, ये पहला हमारा टॉपिक रहेगा आज के दिन का। फिर नेक्स्ट डे का हम देख लेते हैं। शिक्षार्थी की विशेषता। शिक्षार्थी की विशेषता में 2 बताए गए शिक्षार्थी, एक होता है किशोरा और दूसरा होता है वयस्क शिक्षार्थी। इनकी क्या अपेक्षा है? इंग्लिश में है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इनकी विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स। इसमें जो कि एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव। जो एकेडमिक किशोरावस्था, किशोर जो व्यक्ति है उनके जो एकेडमिक विशेषता क्या है, सोशल सामाजिक की विशेषता क्या है, इमोशनल की विशेषता क्या है, और कॉग्निटिव की विशेषता क्या है किशोर अवस्था में। और उसी तरीके से हम वयस्क अवस्था में भी, वयस्क शिक्षार्थी में भी वो देखेंगे चारों प्रकार से: एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव। ठीक है, और इनमें इंडिविजुअल डिफरेंस, इनमें अलग अलग भिन्नता क्या है, इनमें दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि शिक्षण प्रभावक तत्व, यानी शिक्षण के प्रभाविक तत्व क्या है, प्रभाव डालने वाले क्या तत्व है। एक होता है शिक्षक, दूसरा होता है सहायक सामग्री, और तीसरा होता है संस्थागत सुविधाएं और शैक्षणिक वातावरण। ये सब शिक्षण पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। ठीक है, शिक्षण को, टीचिंग को क्या करते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेट टू, देखिए यहाँ पर कि टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज एंड लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये इंग्लिश में है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा वो उच्च अधिगम संस्थानों में शिक्षण की पद्धति अध्यापक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित। तो टीचर सेंटर्ड और छात्र सेंटर्ड यानी स्टूडेंट सेंट्रिक बताया गया है, जो कि उच्च अधिगम संस्थानों में शिक्षण की पद्धतियां। इसमें जो विधि बताई जाती है कि कौन सी विधि किस सेंटर से है, यानी छात्र केंद्रित है या फिर शिक्षक केंद्रित है, ये बताया जाता है। नेक्स्ट है ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियां। इसमें जैसे कि हमें पढ़ना है स्वयं, जो ऑनलाइन पद्धति बताई जाती है, स्वयं प्रभा और मोक्ष और ईटीसी। बाकी भी चीजें पढ़ना है जो बताया गया है ऑनलाइन में। जो आईसीटी में आता है, जो टीचिंग के लिए, टीचिंग को क्या प्रभावित और क्या मेथड्स बताए गए हैं वो भी बताया गया। ठीक है, जैसे कि स्वयं प्रभा, मोक्ष और बाकी इत्यादि है ईटीसी। नेक्स्ट है कि शिक्षण की सहायक प्रणाली,
शिक्षण में क्या सहायक प्रणाली है ना, सहायता देने वाले, जो कि परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित। ट्रेडिशनल, परंपरागत यानी ट्रेडिशनल, आधुनिक मॉडर्न और आईसीटी आधारित सहायक प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट जो लास्ट वाला पॉइंट बताया गया, मूल्यांकन प्रणाली यानी प्रणालियां और मूल्यांकन तत्व और प्रकार। मूल्यांकन में भी बताया जाता है सेमेटिव मूल्यांकन, ठीक है। इस प्रकार से योगात्मक मूल्यांकन जो सेमेटिव होता है, ठीक है। इस प्रकार से मूल्यांकन के प्रकार भी बताए जाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारा रहा सिलेबस, ठीक है। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप लोग पढ़ सकते हो हिंदी इंग्लिश दोनों में भी, ठीक है। सिलेबस के अनुसार ही जाएंगे हम, एक एक पॉइंट को देखते हुए, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अब जो पहला पॉइंट है हमारा वो पढ़ेंगे। पहला पॉइंट बताया गया है कि शिक्षण की अवधारणा, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर। शिक्षण के स्तर में कितने पढ़ना कीजिए, हमें 3 स्तर बताए जाते हैं। एक होता है स्मरण शक्ति, दूसरा होता है समझ, तीसरा होता है विचारात्मक यानी मेमोरी स्तर, अंडरस्टैंडिंग एंड तीसरा है रिफ्लेक्टिव, ठीक है। ये लेवल बताए जाते हैं, 3 लेवल। यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम शिक्षण की अवधारणा क्या है यानी टीचिंग कंसेप्ट क्या है, और फिर उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव क्या है, और लेवल ऑफ टीचिंग, ये पॉइंट हमें पढ़ना है आज की क्लास में। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, हम कर लीजिएगा, ठीक है। अब पहला जो पॉइंट है वो पढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की अवधारणा। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण की क्या है अवधारणा। शिक्षण की अवधारणा में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम टीचिंग का अर्थ देख लेते हैं। इससे पहले हम आप लोगों को एक बात बता देते हैं, टीचिंग जो हम पढ़ रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड जो पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, वो सब लोग जानते हैं। ऐसा कोई नहीं कि टीचिंग एप्टीट्यूड को नहीं जानता है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड सब लोग जानते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, किस प्रकार से पढ़ना ये भी जानते हैं। लेकिन हमारे जो सिलेबस में बताया गया है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड हमारे एग्जाम में दिया गया है, ठीक है। लेकिन हम उसको सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न समझते हुए हमें आगे भी कोशिश करना है। किसका माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिए अर्श जी, माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है। हाँ सॉरी सर। ओके, देखिए तो हमें क्या करना है, जब हम नेट या फिर जेआरएफ निकालते हैं, उसके बाद हम जो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल में जाते हैं, यानी हायर वाले बच्चों को हम पढ़ाते हैं, है ना। हायर वाले बच्चों को जो पढ़ाते हैं, तो टीचिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है उसमें, कि किस प्रकार से हम स्किल डेवलप करें, उसमें कैसे कला और कैसे विज्ञान का इस्तेमाल करें, है ना, और किस प्रकार से हम जो वीडियो का यूज करेंगे और बच्चों को किस प्रकार से इफेक्टिव टीचिंग देंगे, है ना, टीचिंग देंगे, वो हमें यहाँ से जानने के लिए मिलेगा। ओके, तो सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ से न समझते हुए हमें समझने के थ्रू भी हमें सारी चीजें किस प्रकार से हमें आगे पढ़ाना है, तो ये भी देखना है आप लोग को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ से न समझते हुए हमारे आगे पढ़ाने के लिए भी दृष्टिकोण से हेल्पफुल है, तो इसके नजर से भी आप लोग देखना है। ओके, तो सबसे पहले हम शिक्षण का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ टीचिंग, मीनिंग ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण का अर्थ क्या है ये देखते हैं, ठीक है। तो शिक्षण के मुख्य जो है 2 अर्थ है, जैसे एक होता है व्यापक और दूसरा होता है संकुचित। व्यापक अर्थ में हम जैसे समझते हैं कि जन्म से लेकर कब्र तक, यानी जन्म से लेकर जब हम कब्र तक, हम यानी मृत्यु तक हम जो एजुकेशन करते हैं, जो शिक्षण ग्रहण करते हैं, वो व्यापक अर्थ में है ना, जो कि हम कहाँ से, जैसे परिवार से, समाज से, सोसाइटी से जो हम शिक्षण ग्रहण करते हैं, जैसे कि, और हम औपचारिक तरीके से जाएंगे तो इसमें ये जो व्यापक में रहेगा ये अनौपचारिक रहेगा, ठीक है। व्यापक जो रहेगा वो अनौपचारिक रहेगा। जैसे हम बताया, अभी एग्जांपल दिया, समाज से जो एजुकेशन करते हैं, लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, परिवार से जो शिक्षण ग्रहण करते हैं, जो हमारे सोसाइटी से जो शिक्षण ग्रहण करते हैं, ये व्यापक में आएगा, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, जन्म से लेकर मरने तक हम एजुकेशन करते रहते हैं, शिक्षण ग्रहण करते रहते हैं। संकुचित अर्थ यानी इसमें हम औपचारिक, जैसे कि शिक्षण के 2 मुख्य अर्थ है, व्यापक और संकुचित, उसमें हम अनौपचारिक और औपचारिक पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो औपचारिक में क्या होगा कि उसमें क्या होगा, टाइम टेबल यानी टाइम जो रहेगा वो फिक्स रहेगा, जो पाठ्यक्रम यानी सिलेबस जो रहेगा वो फिक्स रहेगा, है ना, और जहाँ के टीचर भी रहेंगे वो फिक्स रहेंगे। इस समय उनको भी पाठ्यक्रम जो दिया जाता है टीचर लोगों की, इतना पढ़ाना है, इतने बजे पढ़ाना है ना, टाइमिंग पूरा फिक्स रहता है। जहाँ पर कि हम संस्था में, जैसे कि स्कूल कॉलेज में जो एजुकेशन करते हैं वो संकुचित होता है, ठीक है, 4 दीवारी के अंदर एजुकेशन होता है। जैसे हम इसको बोल सकते हैं, एग्जाम में भी आता है कि जंजीरों से बंधी हुई शिक्षा, किससे बंधी हुई, जंजीरी से बंधी हुई। तो 4 दीवारी के अंदर जो एजुकेशन करते हैं वो संकुचित लेवल पर रहता है, ठीक है। और 4 दीवारी के बाहर, ठीक है, यानी वातावरण से जो हम एजुकेशन करते हैं वो व्यापक रहेगा।
व्यापक और संकुचित अर्थ समझ में आ गया सबको। अभी यहाँ पर भी देखिएगा, व्यापक अर्थ जो है कि सारा संसार हमारा शिक्षा का क्षेत्र है, जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं, है ना। संकुचित अर्थ जैसे कि शिक्षण संस्थानों में दिया जाता है। अब शिक्षण का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो सीखना या सीख देना, यानी टीचिंग। ये जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, वो किस लिए किया जाता है? लर्निंग के लिए किया जाता है ना, सीखने के लिए किया जाता है। और शिक्षण का सामान्य जो अर्थ होता है, शिक्षा प्रदान करने की क्रिया है। सामान्य अर्थ क्या है? तो शिक्षा प्रदान करने की क्रिया, यानी सीखने के लिए ही लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सीखने के लिए क्या? लर्निंग का इस्तेमाल, टीचिंग का इस्तेमाल किया जाता है लर्निंग के लिए। हम इंग्लिश में जो एजुकेशन शब्द है, एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के ई, देखिएगा जो एजुकेशन शब्द है इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? एजुकेशन बोलते हैं ना, एजुकेशन। तो इसमें दो शब्द है, एक होता है ई और दूसरा होता है डुको, ठीक है। ये जो लैटिन भाषा से निकला होता है एजुकेशन शब्द, ई का मीनिंग होता है अंदर से, और डुको का मतलब होता है बाहर निकलना, यानी अंदर से बाहर निकलना, ठीक है। जो हमारी गुण है, हमारी जो योग्यता है, हमारी जो अभी क्षमता है ना, हमारी जो क्षमता है, वो हम क्या करते हैं? अंदर से बाहर निकालते हैं, इसको हम एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक अर्थ समझ में आ गया सबको? व्यापक अर्थ, संकुचित अर्थ, अनौपचारिक और औपचारिक। और इंग्लिश में जो एजुकेशन का अर्थ है, लैटिन भाषा से बना है जो ई और डी को, जो कि अंदर से बाहर निकला, हमारी जो गुण, योग्यता, क्षमता जो हमारी है, वो अंदर से बाहर निकालना होता है। उदाहरण में ही पढ़ते हैं हम। अब कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं, एक मिनट, ठीक है। कुछ डेफिनेशन दी गई है जाने माने हस्तियों के द्वारा। जैसे कि डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, शिक्षण की परिभाषा। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा को हम देखेंगे, जहां से कि रायबर्न का विचार बताया गया है। रायबर्न के मुताबिक परिभाषा दी गई है। पीओ स्मिथ का विचार बताया गया है, बीओ स्मिथ के अनुसार दिया गया। एच मी मॉरिसन, फिर जैक्सन, एन एल गेज, रियांस के मुताबिक भी दी गई है परिभाषा, और महात्मा गांधी जी, ठीक है। इन परिभाषाओं को हम देखेंगे, बस इतना ही देखेंगे अभी तक। तो एक दो क्वेश्चन में आ जाता है, एक आध क्वेश्चन में पूछा जाता है, वैसे ज्यादा भी पूछा नहीं जा रहा है, ठीक है, परिभाषा से क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आ सकता है। तो बस ध्यान देना है हमें। जो शिक्षा शास्त्री हुए, जो शिक्षा शास्त्री हुए हैं, उनके अनुसार जो रायबर्न का विचार बताया गया है कि शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बच्चों को उसकी समस्त शक्तियों का विकास करने के लिए प्रेरित करता है। तो शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो कि बच्चे को उसकी समस्त शक्तियों का विकास करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है, यानी जो पोटेंशियल, जो शक्तियां जो होती है, वो बाहर निकालने के लिए, उसका विकास करने के लिए क्या होता है? प्रेरित करता है शिक्षण। ओके, टीचिंग जो होता है, हमारी जो क्षमता कम है, समझ, ठीक है, पुश कर रहा है। अभी हमारा जो नेट, हम नेट का ही एग्जांपल देते हैं, ठीक है। जो हमारे नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, है ना। अब प्रिपरेशन हम कर रहे हैं हम, लेकिन उतनी भी जानकारी हमारे अंदर नहीं है, ठीक है। लेकिन और हम पढ़ रहे शिक्षण के माध्यम से और ज्यादा जानकारी हम ले रहे हैं, यानी हम क्या करें? कम नॉलेज को ज्यादा कर रहे हैं, ना, पुश कर रहे हैं। तो हमारी जो क्षमता, हमारी जो कमियां है, वो क्या होगी? बाहर निकलेगी, यानी बढ़ेगी वो शक्तियां, ठीक है। पोटेंशियल शक्तियां जो रहेगी वो बढ़ेगी, ठीक है, इसका विकास होगा। फिर दूसरा है बीओ स्मिथ का विचार। बीओ स्मिथ का विचार है कि शिक्षक सीखने के उद्देश्य से कार्य की एक प्रणाली है। तो सीखने के उद्देश्य से, जो हमारा उद्देश्य, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसके उद्देश्य से हम क्या करते हैं? टीचिंग करते हैं। और एक ये कैसे? कार्य के माध्यम से टीचिंग करते हैं, तो एक प्रणाली है। शिक्षक नहीं होगा, ये शिक्षण होगा। सॉरी, इसमें शिक्षण, मैंने शिक्षण ही बोला है, ठीक है। तो शिक्षक नहीं है, शिक्षण है ये। शिक्षण सीखने के उद्देश्य से कार्यों की एक प्रणाली है। कोई भी हमारा उद्देश्य, हमारा जो ऑब्जेक्टिव, जैसे कि हमारा यूजीसी नेट निकालना है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? कोई कार्य कर रहे हैं, यानी शिक्षण, टीचिंग कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं उस चीज को। नेक्स्ट फिर है एच सी मॉरिसन के अनुसार है शिक्षण अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संपर्क है, ठीक है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि टीचर क्या होता है? एक परिपक्व व्यक्ति होता है ना, उसमें परिपक्वता होती है, उसमें ज्यादा जो टीचिंग जो होगा वो ज्यादा रहती है उसमें, ठीक है। और कम परिपक्व, यानी अब उसको सिखा रहा है, यानी छात्रों को क्या कर रहा है? सिखा रहा है, ठीक है। यानी उसमें जो शिक्षण का है लेवल बढ़ा रहा है, ठीक है। कम परिपक्व व्यक्ति के बीच, इन दोनों के बीच क्या रहेगा? इंटरेक्शन रहेगा, ठीक है। तो ये ज्यादा से क्या होगा? कम में चला जाएगा ज्ञान जो रहेगा वो, ठीक है। यानी उसकी भी बढ़ोतरी होगी, यानी छात्र की भी बढ़ोतरी होगी। फिर जैक्सन के अनुसार
शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने उठ बैठे। तो शिक्षण कैसा है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच क्या होता है, आमने सामने की प्रक्रिया होती है पीछे, ठीक है, जिनमें से एक शिक्षक अन्य प्रतिभागियों यानी छात्रों में कुछ बदलाव करना चाहता है। वही बात बताई गई है कि उसमें क्या होगा, चेंजेस लाना, छात्रों में जो कमियां हैं उसको चेंजेस लाता है और उसके ज्ञान की बढ़ोतरी करता है। ओके, फिर एनएल गेज के अनुसार इसमें इनका जो दृष्टिकोण है, जो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है, इनके अनुसार बताई गई है परिभाषा कि शिक्षण पारस्परिक प्रवाह है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार क्षमता को बदलना है। यानी अन्य व्यक्ति के व्यवहार और क्षमता को बदलना, यानी जो कुछ गलतियां है ना, गलत कुछ चीजें पढ़ रहा है वो, है ना, जो कुछ उसकी कमियां हैं उसको चेंजेस करना, ठीक है। फिर उसमें क्या होगा, उसको चेंजेस करेंगे तो उसके व्यवहार में भी बदलाव आएगा, उनकी क्षमता भी बढ़ेगी। ओके, रियांस के मुताबिक बताया गया कि दूसरों को सिखाने, दूसरों को हम सिखाते हैं, दिशा निर्देश देने, इंस्ट्रक्शन और देने और एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया क्या है, शिक्षण है। यानी निर्देशन यानी दिशा निर्देश, यानी टीचर के द्वारा दूसरों को सिखाना, यानी जैसे छात्रों को सिखा रहे, टीचर के द्वारा क्या करते, क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ये जो निर्देश देते हैं, है ना, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, ठीक है, यानी दूसरे को सिखाते हैं निर्देश के द्वारा। ये रियांस का कहना है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षण से मेरा अभिप्राय है, यानी उनका अभिप्राय है कि बच्चे व मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना, यानी सारे ही अंगों का, जैसे मन, इसमें शरीर, मन, बुद्धि, शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का यानी सर्वोत्तम गुणों का विकास करना, यानी सर्वांगीण विकास पर बल देता है। यानी शरीर भी सुदृढ़ हो, है ना, शरीर में भी कोई रोग ना हो, मन में भी कोई विकार ना हो और आत्मा भी प्रसन्न हो, आनंदित हो, है ना, यानी सर्वोत्तम यानी सर्वांगीण विकास की तरफ बताता है, ठीक है, महात्मा गांधी जी। क्लियर है सबको? राइबर्स, बियो स्मिथ, एच.सी. मॉरिसन, जैक्सन, एन.एल. गेज, रियांस, महात्मा गांधी, इनमें से कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है, किसी कुछ लाइन समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। ये परिभाषा है, कुछ भी स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। हाँ, अर्श जी बताइए। सही सेशन रिकॉर्डेड मिल सकता है क्या? हाँ और जी, ये सेशन जो आप ले रहे हैं ये हाँ, रिकॉर्डेड मिल जाएगा क्या? रिकॉर्डिंग हर एक इसका रहता है, ठीक है, हर एक जो क्लास रहेगा हर क्लास का रिकॉर्डिंग बनता है। ठीक है सर। सर एक्चुअली मुझे लीव करना था। ठीक है, ठीक, आप मैसेज कर देना, ठीक है, मैसेज करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो स्टेटमेंट और कुछ पढ़ते हैं, परिभाषा है इनके अनुसार हमने देख लिया था, अब कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसी में है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसका रीजन क्या है ना, वो दिया जाता है। तो स्टेटमेंट बेसिक क्वेश्चन आता है, आपको हर एक स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा, है ना, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, हर एक चीज को अच्छे से याद रखना पड़ेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पर हम फेल हो जाते हैं। देखिए, ध्यान से देखना है आप लोगों को, एक एक चीज को बताते हैं हम। पहला है, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो जो टीचिंग है वो लर्निंग है, लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, यानी लर्निंग का क्या है, एक हिस्सा है। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, यानी लर्निंग का एक हिस्सा, एक पार्ट है शिक्षण, ठीक है। तो शिक्षण से में हम क्या करते हैं, सीखते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षण प्रकृति में गतिशील है, यानी डायनेमिक है। जो प्रकृति में कैसा है, शिक्षण डायनेमिक है, प्रोसेस बाय प्रोसेस चलता रहता है, यानी इसलिए इसे एक प्रक्रिया कहा जाता है, यानी ये प्रोसेस है, टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस है, चलता रहता है। हम जो बोले थे ना, जन्म से लेकर मरने तक, यानी संकुचित नहीं है, तो व्यापक भी है, ठीक है, इसका दायरा जो रहता है वो व्यापक भी रहता है, यानी गतिशील डायनेमिक होता है शिक्षण। एक एक सेंटेंस को देखिए ध्यान से, यही क्वेश्चन आता है, आपको घुमा कर दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीखने और शिक्षण में क्या डिफरेंस है, या फिर टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है ना, ये पूछा जाता है, या फिर एक दूसरे से संबंधित है क्या, ऐसे पूछा जाता है। तो आप लोग को एक एक चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, शिक्षण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। उद्देश्यपूर्ण यानी उद्देश्य में क्या हम रख सकते हैं, सीखने के लिए। शिक्षण क्या है, सीखने के लिए पूर्ण गतिविधि है, यानी शिक्षण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। उद्देश्य क्या है, मीनिंग यानी सीखना, हमें जो चीज सीखना है। नेक्स्ट है, शिक्षण के माध्यम से एक शिक्षक शिक्षार्थी में एक वांछनीय परिवर्तन लाता है। तो शिक्षण के माध्यम से एक शिक्षक क्या करता है, वांछनीय परिवर्तन लाता है। वांछनीय परिवर्तन लाने से क्या होगा, व्यवहार अच्छा होगा, व्यवहार में भी परिवर्तन होगा, छात्रों में परिवर्तन होगा, तो है ना। नेक्स्ट है,
शिक्षण और सीखने की दोनों अवधारणा एक दूसरे से संबंधित होती है। देखिएगा, शिक्षण और सीखने यानी जो टीचिंग और लर्निंग जो रहती है, वो दोनों कंसेप्ट जो रहेंगे वो क्या होगा, एक दूसरे से संबंधित है। कैसे एक दूसरे से संबंधित है, यानी एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरों में, ठीक है। दोनों में कुछ कुछ बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास करना, सभी पक्षों का विकास करना, शारीरिक पक्ष का विकास करना, मानसिक पक्ष का विकास करना, सामाजिक पक्ष का विकास करना, भावनात्मक पक्ष का विकास करना, आध्यात्मिक पक्ष का विकास करना, संवैधानिक पक्ष का विकास करना, ठीक है, ईटीसी सभी पक्ष का विकास करना। शिक्षण का अंतिम लक्ष्य सीखना है। शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है, सीखना। शिक्षण के दौरान एक अनुभवी व्यक्ति यानी शिक्षक एक अनुभवहीन छात्र के बीच बातचीत होती है। यहाँ मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में बदलाव लाना। तो ये क्वेश्चन आता है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वहां पर एक दिया जाएगा छात्रों में व्यवहार में परिवर्तन या फिर सर्वांगीण विकास। ये दो चीजें आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। एक तो मुख्य उद्देश्य क्या बोला जाएगा, तो व्यवहार में परिवर्तन, ये क्वेश्चन आता है। बाकी कोई भी चीज दी जाएगी, सिर्फ सर्वांगीण विकास नहीं रहेगा उस ऑप्शन में, और व्यवहार में बदलाव रहेगा तो व्यवहार में ही लगा लेना है आपको, ठीक है, बाकी कोई देखना नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, शिक्षण शिक्षा के साधनों में से एक है। शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है, साधन है। एक प्रकार से हम साधन के तौर पर यूज करते हैं ना, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, है ना, एक प्रकार से आप लोग को एक साधन है ना, ये जो टीचिंग है सीखने के लिए एक साधन के रूप में होती है, ठीक है। तो शिक्षण शिक्षा के साधनों में से एक है और इसका विशेष कार्य समझ और कौशल प्रदान करना, समझ और अंडरस्टैंडिंग और स्किल तो क्या करती है, प्रदान करती है टीचिंग, ठीक है। अपने अंदर क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, एक समझ आती है, एक स्किल तैयार होती है, स्किल डेवलप होती है, किससे, तो टीचिंग से। नेक्स्ट है, शिक्षण का मुख्य कार्य अधिगम को प्रभावी बनाना। सीखने के लिए क्या करती है, टीचिंग प्रभावित करती है। शिक्षण के परिणाम स्वरूप सीखने की प्रक्रिया तीव्र होती है। तो शिक्षण के परिणाम स्वरूप सीखने की प्रक्रिया क्या होगी, तीव्र होती है, इसलिए शिक्षण और सीखना संबंधित है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखाता है या निर्देश देता है, जैसे कि टीचर छात्र को सिखाता है या निर्देश देता है, क्या है, कैसे, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें निर्देशित में होती है। शिक्षण को कक्षा की स्थिति में शिक्षार्थियों को निर्देश देने का कार्य माना जाता है। तो शिक्षण को कक्षा की स्थिति में शिक्षार्थियों को निर्देश देने का कार्य माना जाता है। जैसे ये अभी कक्षा चल रही है ना, तो कक्षा की स्थिति में क्या हो रहा है, जो टीचिंग चल रही है ना, तो शिक्षार्थियों को निर्देश देने का एक कार्य कर रही है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें औपचारिक या अनौपचारिक रूप से किया जाता है। अभी हमने पहले भी बात की थी। तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रक्रिया यानी दोनों रूप से किया जाता है। जैसे हम औपचारिक में ले सकते हैं, यहाँ पर दिया भी है, अनौपचारिक में देख लेते हैं कि अनौपचारिक शिक्षण परिवार के भीतर होता है। तो पहली गुरु हमारी क्या रहती है, परिवार में माता रहती है ना, हमारी पहली गुरु जो होती है वो माता रहती है। माता से हम पहले सीखते हैं, उसके बाद तो हम संस्था में जाते हैं यानी औपचारिक शिक्षण में जाते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, परिवार से सीखते हैं, अपने माता से ही सीखते हैं, फिर हम आस पड़ोस से सीखते हैं, ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं। तो अनौपचारिक जो शिक्षण में हमारी जो पहली गुरु रहती है वो माता रहती है, वो परिवार से हम शिक्षण ग्रहण करते हैं। जबकि औपचारिक शिक्षण परिवार के बाहर होता है, यानी औपचारिक शिक्षण में जैसे कि अनुभवी फैकल्टी जो रहता है, कोई भी जो पर्सन जो है वो अनुभवी फैकल्टी है, जैसे कि टीचर, ठीक है। औपचारिक में शिक्षण में क्या होगा, अनुभवी फैकल्टी कौन रहेगा, टीचर रहेगा, ठीक है। शिक्षक, संपादक, एडिटर आदि के द्वारा क्या करते हैं, हम शिक्षण को ग्रहण करते हैं। औपचारिक 4 दीवारों के अंदर हम शिक्षण ग्रहण करते हैं, जैसे कि स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, इसका एग्जाम्पल। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई पॉइंट समझ में ना आया तो पूछ सकते हो आप, ठीक है ना, स्पीड बराबर है ना? हाँ ठीक है। अब शिक्षण की प्रकृति और विशेषता, नेचर और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो शिक्षण की प्रकृति देखिएगा, शिक्षण एक पूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। तो सामाजिक प्रक्रिया शिक्षण क्या है, क्वेश्चन आता है, शिक्षण एक पूर्ण सामाजिक प्रक्रिया, क्योंकि समाज का पार्ट कौन है, एक तो छात्र भी तो समाज का ही पार्ट है ना, और टीचर भी क्या है, समाज का ही पार्ट है। तो दोनों भी समाज के पार्ट है, ठीक है। शिक्षण समाज के लिए और समाज द्वारा किया जाता है, यानी समाज के लिए यानी छात्र के लिए, और समाज द्वारा यानी जो टीचर है वो भी समाज का एक हिस्सा है, यानी समाज के द्वारा किया जा रहा है ना, यानी छात्रों को सिखाया जा रहा है, जो कि समाज का एक भाग है छात्र। सामाजिक विचारों के साथ शिक्षण की सटीक और स्थायी प्रकृति का वर्णन करना संभव नहीं है, हमेशा बदलते हैं। तो स्थायी नहीं रहता टीचिंग, ठीक है, हर एक समय के अनुसार चेंजेस हो रहा है, ठीक है। पहले हमारे लिए अभी ऑनलाइन जो सुविधा है, ठीक है,
पहले के 1990 के पहले मतलब ऑनलाइन सुविधा थी क्या? नहीं थी ना, अपने यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। उतनी अवस्था उतना अवेलेबल चीजें नहीं थी हमारे लिए, ठीक है। तो इसमें हम कह नहीं सकते कि ये स्थायी प्रकृति है। तो टीचिंग की जो रहती है स्थायी प्रकृति नहीं रहती है, ठीक है। आपने को जहाँ पर जो क्लास रहता है वो जहाँ पर अच्छा लगता है वहां पर हम क्लास लेते हैं ना। और फिर चीजों के साथ जैसे कि पहले कैसा था, जो ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं थी, ठीक है, ऑफलाइन प्रक्रिया थी। जैसे गुरुकुल में हम एजुकेशन लेते थे तो वहां पर सिर्फ सामने जाकर ही पढ़ना पड़ता था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, है ना। जब चाहे तब हम समय का इस्तेमाल कर कर हम अपने सुविधा के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशनल टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्थायी प्रकृति नहीं होती है, ठीक है। हमेशा बदलती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ इंक्लूड करते रहना पड़ता है टीचिंग में और अच्छे इफेक्टिव बनाने के लिए टीचिंग को। ओके, फिर शिक्षण सूचना दे रहा है। शिक्षण क्या करता है, सूचना इंफॉर्मेशन देता है। शिक्षण ज्ञान का संचार शिक्षण का एक अनिवार्य अंग है, यानी ज्ञान बढ़ाता है। शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, इंटरेक्शन के माध्यम से हम शिक्षण लेते हैं, टीचिंग करते हैं। शिक्षण छात्रों और शिक्षण स्रोतों के बीच एक संवादात्मक प्रक्रिया है। तो जहां से छात्र पढ़ता है, जिस स्रोत से पढ़ता है ना, आप कोई भी किताब बुक कहाँ से भी पढ़ोगे ना, जो स्रोत है, शिक्षण स्रोत है ना, वहां से आप पढ़ रहे हो, है ना, उनके बीच क्या हो रहा है, संवादात्मक प्रक्रिया हो रही है, आदान प्रदान प्रोसेस हो रहा है ना, जो छात्र के मार्गदर्शन, प्रगति और विकास के लिए आवश्यक है। तो छात्रों में उसमें क्या होगा, पढ़ रहा है, किसी बुक के माध्यम से पढ़ रहा है या फिर किसी टीचर के माध्यम से पढ़ रहा है, तो एक मार्गदर्शन भी मिल रहा है उसको, उसकी प्रगति भी हो रही है छात्र की, उसका विकास भी हो रहा है। शिक्षण विकास और सीखने की एक प्रक्रिया है। शिक्षण टीचिंग क्या है, तो विकास, हमारा विकास होते जा रहा है ना। और सीखने की क्या है, प्रक्रिया नहीं, सीखने की एक प्रोसेस है, लर्निंग की एक प्रोसेस है, ठीक है। शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन का कारण बनाता है। तो शिक्षण जो है वो व्यवहार में क्या होता है, हमारे चेंजेस आता है, वही ये बात, ठीक है। शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी, ये क्वेश्चन आता है, सिर्फ शिक्षण कला है या सिर्फ शिक्षण विज्ञान है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो दोनों भी है, कला भी है, कुछ क्रिएट करते हैं, क्रिएटिव माइंड अपनाते हैं, कला है ना। क्रिटिकल टीचिंग क्या है, क्रिटिकल है। और विज्ञान शिक्षण और क्या है, विज्ञान में कुछ स्किल का भी हम इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के लिए, टीचिंग के लिए और बेहतर किया जाए, है ना, इसलिए हम कुछ स्किल का भी इस्तेमाल करते हैं, ये विज्ञान भी है। शिक्षण आमने सामने होता है, जैसे कि ऑनलाइन भी हो मोड, लेकिन हम आमने सामने है ना, आमने सामने आपको टीचिंग करवा रहे हैं ना, टीचिंग दे रहे हैं। शिक्षण शिक्षण एक अवलोकनीय ऑब्जर्वेशन, जैसे हम टीचर ट्रेनिंग कोर्स रहता है, तो शिक्षण क्या अवलोकनीय है। तो टीचर ट्रेनिंग कोर्स में क्या होता है कि अवलोकन करते, ऑब्जर्व करते हैं कैसे पढ़ा रहा है टीचर, है ना। या फिर आप भी अभी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि किस प्रकार से हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है टीचर, है ना। इस प्रकार से आप क्या करते हो, ऑब्जर्वेशन भी करते हो, अवलोकन भी करते हो। मापने योग्य है, पैरामीटर के द्वारा मापा जाता है, शिक्षण को मापा भी जाता है। तो किस प्रकार से हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, किस प्रकार से कोई चीज किस क्वेश्चन में आएगी, है ना, ये कुछ बातें बता रहे हैं तो सही से बता रहे हैं या नहीं बता रहे, ये भी मापने की योग्यता में आएगी, ठीक है। और परिवर्तन भी होता रहे। नेक्स्ट है, शिक्षण से सीखने में सुविधा होती है। शिक्षण से सीखने में क्या होगी, सुविधा तो होगी, हेल्प का काम कर रहा है ना शिक्षण। शिक्षण स्मृति स्तर से चिंतन स्तर तक है, यानी जब हम लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे 3 स्तर बताए गए हैं शिक्षण के, स्मृति, अवबोध और चिंतन। तो ये नीचे से लेकर ऊपर तक एक प्रोसेस का काम करती है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। प्रथम का भी गुलशन जी, सोमप्रीति जी, ये सब लोग थम कर लीजिए, नैन्सी जी, जानकी जी, अक्षय जी, प्रेमिला जी, पल्लवी जी। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, तो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया यहाँ से क्वेश्चन आता है, जांडीवी ने दिया है। किसने दिया है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जांडीवी ने दिया है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी इसके 3 ध्रुव है, पोलर है ना, बोलते हैं हम 3 ध्रुव। तो जैसे कि एक होता है पाठ्यक्रम, शिक्षक और शिक्षार्थी, ये जो पिक्चर में दिख रहा होगा आप लोगों को, पाठ्यक्रम, शिक्षक और शिक्षार्थी, ये 3 ध्रुव है, जांडीवी के द्वारा दिया गया है। शिक्षक क्या करता है, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के द्वारा शिक्षार्थी को क्या कर रहा है, पढ़ाता है। ओके, विषय वस्तु को के द्वारा क्या करता है, शिक्षार्थी को ज्ञान देता है, टीचिंग करवाता है। और इसमें और भी महत्वपूर्ण है जो 3 ध्रुव में आते हैं, शैक्षणिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन, ये भी आप लोग ध्यान रखना। शैक्षणिक उद्देश्य यानी उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है, शिक्षण क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है, यानी शिक्षण से क्या करते हैं हम, एक उद्देश्य बनाते हैं ना, शिक्षण में कोई उद्देश्य बनाते हैं, हमारे जो हमारे लिए क्या बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ठीक है, तो एक उद्देश्य है हमारा, ठीक है, पढ़ने का एक उद्देश्य। तो शैक्षणिक उद्देश्य, जब इसको हम एक ऑब्जेक्टिव रखते हैं और उस ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम पढ़ाई करते हैं, है ना,
उस हिसाब से हम पढ़ाई करते हैं और सीखने के अनुभव, तो पढ़ाई करते करते क्या करते हैं हम अनुभव ग्रहण करते हैं। अब हम अनुभव ग्रहण कर लिए, हमारे अंदर अनुभव आ गई, वो चीजें आ गई, तो हमारे व्यवहार में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा ना, हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस आएगा। ओके, तो ये भी ध्यान रखना, शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव और फिर व्यवहार में परिवर्तन। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिएगा इसमें डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि यही समझ में नहीं आता और यहाँ पर बहुत दिक्कत आता है। हमें लगता है एक ही चीज है ना, शिक्षण, कंडीशन, उपदेश, निर्देश और प्रशिक्षण, ये जो 4-5 पॉइंट आते हैं, ये हमें लगता है कि एक ही है, ठीक है, लेकिन एक नहीं है, अलग अलग है, ये समानार्थी नहीं है। देखिए, शिक्षण के अर्थ को समझने के लिए शिक्षण और अन्य समान अवधारणाओं को भी समझना पड़ता है हमें, जैसे कि कंडीशनिंग, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन, और शिक्षा के बीच अंतर को समझना आवश्यक है। तो इनमें अंतर है, कंडीशनिंग हो, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग हो, निर्देश हो, उपदेश हो, जैसे शब्द एक तरह के शिक्षण को दर्शाते हैं, तो एक तरह के लगते हैं हमें, शिक्षण जैसे ही लगते हैं, शिक्षण को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, यानी शिक्षण में महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। इससे हमारी जो टीचिंग रहेगी और इफेक्टिव होगी, यानी इफेक्टिव होगी तो फिर लर्निंग भी बढ़ेगी हमारा, है ना। वे शिक्षण का एक हिस्सा है, तो ये क्या है, कंडीशनिंग, प्रशिक्षण, निर्देश, उपदेश, ये शिक्षण के क्या है, एक हिस्सा है, लेकिन शिक्षण का पर्याय नहीं है। शिक्षण का पर्याय नहीं है यानी उसके जैसा नहीं है, एक हिस्सा है शिक्षण का। ये शिक्षण में योगदान देने वाले एक शिक्षण के विभिन्न तरीके हैं। तो यहाँ पर एक माइनर डिफरेंस है, वो भी ध्यान देखिएगा, क्या क्या चीजें अलग अलग है। तो शिक्षण तो सभी को पता है, अभी हमने विशेषता भी देख ली शिक्षण की, है ना। शिक्षण का उद्देश्य क्षमता और बुद्धि का विकास करना, इसका व्यापक दायरा होता है शिक्षण का, जो संकुचित भी होता है और व्यापक भी होता है ना। जन्म से लेकर कब्र तक शिक्षण ग्रहण करते रहते हैं ना। शिक्षण में एक पाठ्यक्रम है जो कि बहुत व्यापक है, तो शिक्षण में पाठ्यक्रम जो होता है वो एक व्यापक होता है, और शिक्षण में मूल्यांकन के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक तकनीक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे गुणात्मक और मात्रात्मक भी होता है, जैसे कि गुण के माध्यम से, यानी जैसे कि मौखिक के माध्यम से हम बताते हैं, और फिर मात्रात्मक यानी जो एग्जाम देंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला जो एग्जाम्पल देंगे, उसके थ्रू जो आंसर आता है, ठीक है, यानी उसका जो एनालिसिस किया जाता है, मात्रात्मक भी। तो टीचिंग में हम मात्रात्मक भी एनालिसिस होता है और गुणात्मक भी एनालिसिस होता है। तो जैसे हम प्राचीन में जो पहले था वो गुणात्मक ज्यादा था, ठीक है, तो वहां से गुण के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाता था बच्चों को। अब यहाँ पर अभी क्या है, ज्यादातर मात्रात्मक है, मार्क के आधार पर, ठीक है। अब अनुकूलित, अब देखिए शिक्षण तो समझ में आ गया, ये व्यापक अर्थ है, ये चीजें आप लोगों को अभी पढ़ाया था, अभी यहाँ पर भी बताया। अब देखिएगा अनुकूलित यानी कंडीशनिंग, उपदेश, और फिर निर्देश, अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन, और एक प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग। इसमें क्या अलग अलग है, देखिए। तो अनुकूलन यानी कंडीशन क्या होता है, एक बार यहाँ पर नजर देख लीजिए, कंडीशन क्या होता है, जो हमने साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कंडीशन। इसका उद्देश्य व्यवहार और सीखने की आदतों में संशोधन करना होता है। पहले एक बार समझ लीजिए पहले कंडीशन क्या होता है। जो कुछ हम बार बार कार्य करते हैं ना, जो कुछ बार बार क्रिया करते रहते हैं, एक हमारे कंडीशन बनते हैं, फिर वही आदत हमारे व्यवहार में भी आती है और हम उसी तरीके से करते रहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक छोटा बच्चा है, तो जैसे कि मम्मी लोग वगैरह चाय पी रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, बार बार हाथ लगाने के लिए जाता है, उसको चाय को, कप को, है ना, पकड़ने के लिए जाता है। तो उसको क्या करते हैं मम्मी लोग, पापा लोग, वो क्या करते हैं, वो लगा लेते हैं फिर उसके हाथ को। फिर उसको क्या लगेगा कि अरे यार ये तो गर्म है ना, हीट है इसमें, गर्म है। तो वो क्या करता है, 2-4 बार ऐसे करने के बाद ये तो गर्म है, इससे दूर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है, तो वो वहां से दूर हो जाता है। तो फिर उसके पास अब कभी हाथ लगाना, यानी बार बार वहां से दूर हो रहा है, यानी वो क्या हो रहा है, उसके पास नहीं जाएगा, यानी वो आदत बन गई उसकी, ठीक है। कनेक्शन जो क्रिया हम बार बार करते हैं वही प्रोसेस, वही आदत आ रहा है हमारे। तो व्यवहार और सीखने की आदतों में क्या होता है, संशोधित होता है, संशोधन करना। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, संशोधन हो रहा है, ठीक है। कंडीशनिंग का दायरा अपेक्षाकृत संकीर्ण होता है ना, छोटा होता है। शिक्षण के मुकाबले क्या होगा, कंडीशन का दायरा ये छोटा रहता है। व्यवहार की पुनरावृत्ति द्वारा कंडीशनिंग प्राप्त की जाती है, यानी व्यवहार की पुनरावृत्ति, बार बार व्यवहार कर रहे हैं, वही चीज कर रहे हैं, क्या होगी, कंडीशनिंग प्राप्त होगी। पाठ्यक्रम तय है, इसमें जो पाठ्यक्रम रहता है वो तय रहता है, फिक्स रहता है ना। मूल्यांकन एक व्यवहार या आदत के अधिग्रहण के आधार पर किया जाता है। जो मूल्यांकन रहता है वो उसका व्यवहार, किस प्रकार से उसका व्यवहार है, हमने जो अभी चाय का जो एग्जांपल दिया, किस प्रकार से वो व्यवहार कर रहा है, या फिर आदत,
अब किस प्रकार से आदत लगा ली है उसने, है ना, उसके हिसाब से मूल्यांकन किया जाता है। अब देखते हैं उपदेश। ठीक है, उपदेश में बताया गया है कि दायरा इसका जो रहता है वो संकीर्ण रहता है, इसको जो इंग्लिश में बोला जाता है इंट्रक्टिशन। ठीक है, इंट्रक्टिशन उपदेश को इंग्लिश में याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसका जो दायरा रहता है वो बहुत सीमित रहता है, यानी संकीर्ण रहता है शिक्षण के मुकाबले। इसका उद्देश्य कुछ मान्यता और दृष्टिकोणों को बदलना। ठीक है, जैसे कि कुछ हम धारणा बना लेते हैं, पहले से हमारी धारणा एक बनी रहती है ना, यही सही है, क्या है, यही सही, हम जो कर रहे हैं वही सही है, ऐसे एक धारणा बना लेते हैं। तो इस धारणा को क्या करना है, बदलाना है, यानी ये गलत है तो इसको बदलाना है ना, इसमें चेंजेस लाना है। तो यही काम करता है उपदेश का। देखिए, सिद्धांत तो इस विश्वास को प्रस्तुत करता है कि समस्या का केवल एक ही समाधान है, बच्चों के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है, यानी अनुशासन बहुत कठोर होता है। यानी यहाँ पर की एक एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, यहाँ पर स्मृति लेवल वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कि बच्चों को टीचर पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं बैठेगा, वो सही से फ्यूजन हो जाएगा फिर। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई आप धारणा बना लिए एक, कोई भी हो, ठीक है, वो कि एक्चुअल में तो सही नहीं है, लेकिन आप धारणा बना लियो, परसेप्शन कर लिया उस चीज पर कि नहीं यही सही है तो यही सही है ना, लेकिन वो सही नहीं है, उसको हमें चेंज लाना है ना, उसमें परिवर्तन करना है। तो हम ऐसी कुछ चीजें देंगे, ऐसा कुछ उपदेश देंगे, ऐसी कुछ विषय वस्तु देंगे कि उसमें आपके जो धारणा बना ली है उसको आप छोड़ सके, है ना। तो इसीलिए ये उपदेश का कार्य होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चे के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, और अनुशासन भी यहाँ पर क्या होता है, बहुत कठोर होता है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर क्या होता है, उस धारणा को चेंजेस ले आ जाता है। इसको एक नेक्स्ट, एग्जांपल से और समझ सकते हैं। जैसे हम लोग एक ही फिलॉसफीज को हर किसी में नहीं अपना सकते। हर किसी सिचुएशंस में फिलॉसफी डिफरेंट हो सकती है, विचारधारा डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि एक ही विचारधारा को लेके हर किसी सिचुएशन में अप्लाई नहीं किया जा सकता। इस तरीके से ले सकते गुड गुड, बिल्कुल। कोई भी हो, आपने जो धारणा बनाई है, तो हम लगता है जैसे अभी आपने जैसे एग्जाम्पल दिया, चार वाक की बात है ना, तो यही सही है बोलते हैं, हैं। एक ही लेकिन चीज ये को नहीं बाकी जो लिया जा सकता, दार्शनिक हर सिचुएशन में वो सही नहीं हो सकता, है ना। जो बना रहे हैं, जैसे जैन दर्शन में बोलते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही सही नहीं है, यानी किसी किसी के दूसरे के एंगल से वो सही हो सकता है, हम जो बोल रहे हैं सही, उसके एंगल से कोई गलत हो सकता है ना। इस प्रकार से निर्देश या अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, यानी एक यहाँ पर क्या होगा, टीचर जो रहेगा इंस्ट्रक्शन देता है क्या करना है, यानी छात्र को बोलता है क्या करना है, कैसे करना है उस चीज को, और क्या नहीं करना है, यानी क्या छोड़ना है, इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो निर्देश शिक्षार्थी को यह बताने की प्रक्रिया है कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। इसका दायरा संकीर्ण और सीमित होता है, इसका भी दायरा सीमित होता है। ठीक है, ये भी टीचिंग से सीमित दायरा है। नेक्स्ट, निर्देशों हमेशा औपचारिक होता है। तो निर्देश कैसा रहता है, हमेशा औपचारिक रहता है, चार दीवारी के अंदर ही होता है निर्देश, जो रहेगा वो औपचारिक बताया गया है। ठीक है, निर्देश शिक्षण का एक हिस्सा है, तो शिक्षण का क्या है, हिस्सा है। और निर्देश का अर्थ है विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्रदान करना। निर्देश आमतौर पर कक्षा तक ही सीमित रहता है। यहाँ पर हम एक लाइन में देख लेते हैं सारी चीजों को, समझ में तो आ रहा है ना। देखिए, शिक्षण, कंडीशनिंग, प्रशिक्षण, निर्देश, उपदेश। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो बनाया है, 1 मिनट, अभी ठीक है। चलो, शिक्षण है छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। शिक्षण क्या है, तो छात्रों के व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन आता है। कंडीशनिंग यानी छात्रों के सीखने के कौशल में सुधार करने के लिए। तो अभी हम चाय का एग्जांपल दिया था, है ना, कॉफी का जो एग्जांपल दिया था, तो छात्रों को सीखने के कौशल में क्या होगा, सुधार होगा, बार बार वो क्रिया करेंगे। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, जो एक ट्रेनर बना रहे हैं किसी को, है ना, ट्रेनिंग दे रहे हैं। व्यवहार और आचरण को आकार देना, व्यवहार और आचरण को क्या कर रहे हैं, हम आकार प्रदान कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं उस चीज को। व्यवहार में भी क्या होगा, उसमें भी परिवर्तन होगा, लेकिन इसमें व्यवहार उसका क्या होगा, मतलब उसी तरीके से फिर व्यवहार करते रहेगा। हम जैसे ट्रेन करते रहेंगे, जैसे प्रशिक्षण देते रहेंगे, है ना, उसमें आचरण में भी क्या होगा, आकार होगी, उसके आचरण में भी बदलाव होगा, उसकी वृद्धि, चेंजेस आएगा, है ना, आचरण भी उसका अच्छे से बढ़ेगा, है ना। जैसे हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे प्रशिक्षण ट्रेनिंग, जैसे हम योगा सिखाने जाते हैं ना, प्रशिक्षण ट्रेनिंग करवाने जाते हैं ना, आसनास वगैरह प्राणायाम वगैरह करवाए जाते हैं, तो वहां पर क्या है, हर रोज हम उसी को करवा रहे हैं, उसी चीज को अच्छे से ट्रेन करवा रहे हैं उस चीज को, तो वो क्या करेगा, वो व्यवहार में भी अपनाएगा। यानी जो कुछ हम आसन के द्वारा भी कुछ थ्योरेटिकल बातें भी बताते हैं, वो भी व्यवहार में अपनाएगा, यानी यम नियम का भी कुछ पालन करेगा, है ना, इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखेगा। ठीक है, निर्देश
वही है निर्देश, इंस्ट्रक्शन देना, यानी ज्ञान का अर्जन। इसमें क्या होगा, ज्ञान की वृद्धि होगी, ज्ञान का अर्जन है ना, ज्ञान की वृद्धि हो रही है, क्या कर रहा है, क्या क्या करना है, क्या कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ये चीजें हम देखेंगे अच्छे से। अब ये जो चीजें कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं उससे भी ज्ञान बढ़ रहा है, कैसे कर रहे हैं, यानी जो जिस प्रोसेस से हम कार्य कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उससे भी हमारे ज्ञान में क्या होगी, वृद्धि होगी। और क्या नहीं करना है, यानी जो अच्छी चीजें नहीं है, जो हमारे ज्ञान में वृद्धि नहीं कर सकती है, तो उसको हम छोड़ रहे हैं, उससे भी हम क्या होगा, ज्ञान का अर्जन होगा। उपदेश, उपदेश में क्या होगा, विश्वास का निर्माण, यानी जो धारणा बनाई गई थी पहले से, है ना, पहले से जो धारणा बनाई गई थी, उसमें उसको छुड़ाने के लिए कोई चीज, है ना, कोई पर्टिकुलर विषय को हम क्या कर रहे हैं, उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, यानी विश्वास बसा रहे हैं उस चीज के प्रति, ठीक है, यानी विश्वास का निर्माण कर रहे हैं। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। नैन्सी जी, अक्षय जी, गुलशन जी, सोमप्रीति जी, पूजा रानी जी, तिमला जी। टाइम है ना, अब लास्ट वाला एक टॉपिक है अपना, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, फिर अपना एक टॉपिक हो ही जाता है, ठीक है। कल हम क्वेश्चन भी कल नहीं, परसों परसों से हम क्वेश्चन भी करते जाएंगे। ऐसा नहीं कि पढ़ाना ही है, मतलब सिर्फ पढ़ना ही है, क्वेश्चन भी करते जाएंगे, वो भी लेटेस्ट क्वेश्चन करेंगे। आपके जो 10 क्वेश्चन रहेंगे ना, वो जाएंगे नहीं, टीचिंग और रिसर्च है। बस आप लोग ये अच्छे से क्लास करना है, रेगुलर अच्छे से पढ़ना है, और फिर क्वेश्चन को लगाना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, जो टीचिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, टीचिंग के यानी शिक्षण के 3 स्तर बताए जाते हैं, ठीक है। एक होता है मेमोरी स्तर, एक होता है अनुभव स्तर, एक होता है चिंतन स्तर। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, ठीक है, 3 स्तर। इनका जो मॉडल दिया है, कितने दिया है, तो जो स्मृति स्तर का जो मॉडल दिया है, वो हर्बर्ट जी के द्वारा दिया है, हर्बर्ट, ठीक है, मेमोरी लेवल का मॉडल। और जो बोध स्तर का मॉडल जो दिया है, वो मॉरिसन के द्वारा दिया है। किसके द्वारा दिया है, तो मॉरिसन के द्वारा दिया है। और चिंतन स्तर का जो मॉडल दिया है, वो है हर्न जी के द्वारा दिया है, ठीक है। पहला है मेमोरी, दूसरा अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्ट। ये क्वेश्चन आना ही है, परफेक्ट आना है, ठीक है। अब देखिएगा, स्मृति स्तर में क्या होता है कि कम से कम विचार युक्त होता है, ये कम से कम विचार करते। पहले यहाँ से देख लीजिए, समझ लीजिए, पहले आप लोग को ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है। लिख रही एक पेज ले लेते हैं, पेज से समझ लेते हैं ना। यहाँ पर जैसे एक टेबल निकालेंगे, जो 3-4 बताए गए हैं। एक होता है मेमोरी, आप में से कोई भी बता सकते हो, क्या स्टेज है बताइए। देखिए, पहले जो होता है वो स्मृति स्तर, यानी मेमोरी स्तर, मेमोरी लेवल। जहां पर क्या होता है, जैसे आप गुरुकुल में पढ़ते हो, है ना, गुरुकुल में जो पढ़े, मतलब जो कि गुरुकुल की जो शिक्षा थी पहले की, समझ लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल। या फिर हम अभी जो बोलते हैं, पहली का एग्जाम्पल लेते हैं ना, पहली से दूसरी से, है ना, जो पहली दूसरे में जो एजुकेशन लिया जाता है, शिक्षण ग्रहण किया जाता है, उसमें क्या होता है, चीजों को रटाया जाता है ना। टेबल याद करने के लिए बोला जाता है, एबीसीडी याद करने के लिए बोला जाता है, यानी क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है। कैसी होती है, नोट करते जाना आप लोग, कैसी होती है प्रक्रिया, क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है, रटन विद्या होती है। कैसी विद्या होती है, रटन विद्या होती है, ठीक है। यह स्मृति स्तर, मेमोरी स्तर। अब अंडरस्टैंडिंग में क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग यानी इससे ऊपर जाएगा, थोड़ा सा इससे ऊपर लेवल आ रही है ना, इसके ऊपर लेवल आ रही है। अंडरस्टैंडिंग में क्या होगा, समझ होगी, ठीक है, समझ विकसित होगी। इसमें दोनों स्तर रहेंगे, एक तो स्मृति स्तर भी रहेगा और समझ स्तर भी रहेगा, ठीक है। समझ का विकसित होगा, जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि भिन्न को चुनना है। जैसे यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, रांची, ठीक है, ये रांची है, ये बम्बई है, यानी मुंबई है ये, ठीक है। तीसरा नंबर है नागपुर, तीसरा नंबर है नागपुर, और चौथा है जयपुर। लेते थे ना, एक मिनट, जयपुर ले लेते हैं, ठीक है, जयपुर। हाँ, आप बताइए यहाँ से भिन्न क्या है, एक समझ विकसित होगी, बताइए भिन्न क्या है यहाँ से। रांची, मुंबई, नागपुर, जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है ना, जयपुर। राजस्थान की, हाँ जयपुर है, ठीक है। तो यहाँ से भिन्न क्या है, देखिए, ये जो रांची है वो झारखंड की राजधानी है, मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की नागपुर राजधानी है, राजधानी नहीं है। और जयपुर जो है वो राजस्थान की है। नागपुर तो राजधानी नहीं है,
यानी भिन्न निकल गया, यानी समझ एक विकसित हो रही है ना। जैसे कि 2 का टेबल 2 into 1, 2 into 1 ये हमें पता चल गया है ना। 2 into 1 क्या होगा 2 है ना। अब 2 into 2 दिया जाएगा तो आंसर क्या लगाएगा बच्चा लोग, पता चल गया उसको 2 into 2 1, तो 2 into 2 4 हो जाएगा है ना। वैसे यहाँ पर 3 जुड़ जाएगा तो यहाँ पर 6 होगा, यानी एक समझ का विकास, यानी एक आप एग्जाम्पल कुछ एक नियम दे रहे हो, उससे क्या कर रहा है वो आंसर निकल रहा है ना नियम के बेसिस पर। ओके, ये हुआ अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब चिंतन लेवल में क्या होगा, जो एक चिंतन लेवल जो होती है, ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस, जहां पर कि रिसर्च में किया जाता है, जहां पर आलोचनात्मक दिमाग लगाया जाता है, आलोचनात्मक लगाया जाता है, जहां पर कि तर्क वितर्क किया जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है आलोचनात्मक तर्क वितर्क किसमें किया जाता है, किस लेवल में किया जाता है तर्क वितर्क, तो वो है थिंकिंग में, यानी इसमें रिफ्लेक्टिव में। ठीक है, रिफ्लेक्टिव में ये चीजें किया जाता है, तर्क वितर्क आलोचनात्मक प्रक्रिया होती है। ठीक है, यहां से आपको समझ में आ गया ये चीजें तीनों। ठीक है, अब यहां से और स्पष्ट होगा। ठीक है, क्लियर है ना। देखिए और एक स्पष्ट करता हूं। ये जो मॉडल बताए गए थे, यहां से जाएंगे नीचे से ऐसे जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 2 यानी ये अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पर रिफ्लेक्टिव 3। ठीक है, यहाँ पर क्या था हंड, या बताइए जो स्मृति स्तर पर क्या था, जो मॉडल दिया था हर्बर्ट, हर्बर्ट ना, हर्बर्ट हर्बर्ट। दूसरे में मॉरिसन, 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 और तीसरे में हंट, हंट। ठीक हंट है, हंट, हंट ने दिया था। ओके, ये हो गया। और ये जो लेवल हमारी जो थी वो क्या थी, मेमोरी लेवल थी, अंडरस्टैंडिंग लेवल थी, और रिफ्लेक्टिव लेवल थी। ओके, हाँ, अब और चीजें देखिए, यहाँ पर हम ये भी चीज लिखते हैं उच्च माध्यमिक, उच्च नहीं सॉरी निम्न हो, निम्न प्राथमिक, होगा ना, प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक होगा। प्राथमिक लिख लेते। पहला में क्या आएगा प्राथमिक, दूसरे में माध्यमिक, तीसरे में उच्च। ओके लेवल। अब यहाँ पर और एक टेबल बनाते हैं। हाँ, यहाँ पर तो एक हुआ कि रटना, यहाँ पर एक समझ का विकास हो रहा है, यहाँ पर आलोचनात्मक कर रहे हैं ना, आलोचनात्मक रवैया अपना रहे हैं, या फिर तर्क विरुद्ध तर्क हम कर रहे हैं। ओके, अब देखिएगा योग की भाषा में क्या जोड़ सकते हैं आप लोग, बताइए योग की भाषा, योग की भाषा में बताइए। वैसे टाइम हो गया, बस 2 चेतना मिनट ले के लेंगे। स्तर हमने देखा था, चेतना के स्तर, चेतना का स्तर, हाँ, जितना स्थूल सूक्ष्म कारण बताएंगे। ठीक है, स्थूल स्थूल यही ना, सूक्ष्म कारण भी बता सकते। हाँ स्थूल, ये स्थूल है। सॉरी एक मिनट, मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक मिनट। सर आराम से क्लास लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। स्थूल, ठीक है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। ओके, यानी ये स्थूल प्रक्रिया है। देखिए अब यहाँ से भी समझा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए स्थूल जो रहेगा, छोटा बच्चा रहता है, वो क्या करता है, पहले सारे चीजों को पकड़ लेता है ना। पहले जैसे खाना भी खाना हो तो पूरा मुंह में ले लेता है, हाथ पूरा पकड़ कर, है ना, स्थूल पूरे पहाड़ को लेना चाहता है वो, है ना। फिर सूक्ष्म, यानी सूक्ष्म चीजों पर जाएगा वो, धीरे धीरे समझ विकसित किया है, अब थोड़ा सा सूक्ष्म, उसमें और अंदर में क्या चीजें है वो देखेगा। कारण, उसके भी अंदर क्या चीजें, यानी उस कारण को जानने का कोशिश करेगा, यहाँ पर समाधान ढूंढेगा। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन और भी लिख सकते हैं, बताइए और क्या लिखे, आप ही लोग बताइए। योग की भाषा में, योग की भाषा में बताना है आप लोगों को। मृत्यु मध्यम अधिमात्रा लिख सकते हैं, मृत्यु 3 स्टेज है, ठीक। लिखते हैं, लिख सकते हैं ना। हाँ, मृत्यु मध्यम अधिमात्रा, ये 3 स्टेट। इनके साथ ये भी लिख सकते हैं हम कि पहला जो मृत्यु रहेगा वो अष्टांग योग, है ना। क्रिया योग और दूसरा जो रहेगा वो क्रिया योग, क्रिया योग।
हाँ, इसमें क्या होगा फिर लास्ट अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य, ठीक है। बस समझने के तौर पर, ठीक है, आप लोगों को समझ में आए चीजें, इसीलिए ये चीज याद रहे। ठीक है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रहने दीजिएगा अभी, है ना। चलो, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो बौद्धिक धरातल का स्तर जो होता है इसमें तीनों चीजों में कम से कम विचार युक्त होता है, यानी कम विचार होता है, और यहाँ पर थॉटफुल होता है यानी विचार युक्त, और यहाँ पर अति विचार युक्त यानी रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, ये जो तीसरा लेवल जो होता है वो, ठीक है। पहला जो हंट के द्वारा, दूसरा मॉरिसन के द्वारा, सॉरी पहला हर्बर्ट के द्वारा, दूसरा मॉरिसन के द्वारा और तीसरा हंट के द्वारा। और ये यहाँ से जो अन्य नाम पूछा जाता है सत्तावादी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सत्तावादी जो कि स्मृति स्तर में क्या होता है, सत्ता स्थापित होती है, सत्तावादी होता है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर जो टीचर है छात्र को पढ़ाता है, तो जो टीचर बोल रहा है वही सही है बोलता है छात्र, बस बाकी किसी की नहीं सुनता, माँ बाप की भी नहीं सुनता जो बोलता है वही सही है ना। दूसरा कितना भी उसमें बोले कि नहीं नहीं बेटा ये भी होता है, नहीं नहीं सर बोल रहे हैं यही होता है ना। दूसरा में क्या होगा, थोड़ा डेमोक्रेटिव होगा, यानी इसके साथ सत्तावादी तो इसमें रहेगा, स्मृति स्तर रहेगा, लेकिन डेमोक्रेटिव यानी समझेगा भी चीजों को, दूसरे का भी, दूसरे पर्सन का भी, ठीक है। और फिर तीसरा है लियासेज फेयर, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आता है, रिफ्लेक्टिव लेवल का है ये, ठीक है। और यहाँ पे जो और एक चीजें हैं, आप लोग यहाँ पर और देख लीजिएगा, यहाँ पर जो रहेगा और एक चीज केंद्रित पूछा जाता है, शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित और विषयवत। तो जो पहला स्मृति स्तर रहेगा वो छात्र केंद्रित रहेगा, दूसरा जो रहेगा अवबोध जो स्तर रहेगा वो टीचर केंद्रित रहेगा, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है, टीचर केंद्रित रहेगा, ठीक है। पहला जो रहेगा वो टीचर केंद्रित रहेगा, स्मृति स्तर जो रहेगा वो टीचर केंद्रित रहेगा, और मेमोरी जो लेवल होगा यहाँ पर जो, सॉरी मेमोरी अंडरस्टैंडिंग जो लेवल होगी यहाँ पर, एक तो विषय वस्तु, क्योंकि विषय वस्तु को देखकर यानी सिलेबस को देखकर वो पढ़ेगा विषय वस्तु भी इसमें इंक्लूड है। यहाँ पर विषय वस्तु रहेगा, यहाँ पे छात्र और टीचर दोनों भी रहेंगे, ठीक है, दोनों चीजें ध्यान रखना, छात्र और टीचर, विषय वस्तु, छात्र और टीचर दोनों ध्यान रखना। और पहले में टीचर और लास्ट में सेंटर में कौन रहता है, छात्र रहता है, स्टूडेंट रहता है रिफ्लेक्टिव लेवल में, ओके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, ओके, क्लियर है अक्षय जी? सर अभी और आपको लेना है तो सर ले सकते हो। नहीं हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया है, ठीक है, जो हमने अभी पहला पॉइंट जो बोला सिलेबस में वो कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। मेन जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा कवर। अब यहाँ से हमें कल कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, परसों क्वेश्चन भी करेंगे, और नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़ेंगे कल से, ठीक है, ऐसे पढ़ते जाएंगे, जो मेन रहेगा वही पढ़ेंगे चीजें, ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ेंगे।